ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है फिजिक्स का और इसमें चैप्टर चल रहा है 4। चैप्टर यूनिट नंबर 4 चल रही है और इसमें चैप्टर है मैक्सवेल इक्वेशन तथा विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है। देखो, विद्युत चुम्बकीय तरंगे ये किस प्रकार की तरंगे हैं। इस तरंगों में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान होते हैं। क्या होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। ऐसी तरंगे जिसमें विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो तो इन तरंगों को क्या बोला गया है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे बोला गया है। क्या बोला गया? विद्युत चुम्बकीय तरंगे बोला गया। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का सीधा सा मतलब है इसमें विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। तो ऐसी तरंगों को क्या बोलते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे बोलते हैं। मैक्सवेल ने क्या किया? अपने चारों समीकरणों का प्रयोग करके मैक्सवेल ने अपने चारों समीकरणों का प्रयोग करके क्या दी? विद्युत चुम्बकीय तरंगे दी। देखो, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण, मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण, ये आप सभी पढ़ चुके हो। ये सभी इक्वेशन आप पढ़ सकते हो। मैक्सवेल का तृतीय समीकरण और मैक्सवेल का फोर्थ समीकरण, ये सारे की सारे पढ़ चुके हो। इन सभी का प्रयोग करके मैक्सवेल ने क्या दी है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? विद्युत चुम्बकीय तरंगों का निर्माण किसने किया? मैक्सवेल ने किया है, अपने चारों समीकरणों का प्रयोग करके। तो देखो, यहां पर आपको नजर आ रहा है। देखो, अब हम बात करते हैं मैक्सवेल के चारों समीकरण है उसके मुक्त आकाश में क्या रहता है। देखो, मुक्त आकाश की बात करते हैं। मुक्त का मतलब फ्री, आकाश का मतलब 3D में। तो मुक्त आकाश में आवेश घनत्व नहीं होता है, मतलब आवेश घनत्व का मतलब है रो नहीं होता है। मुक्त आकाश की बात करेंगे तो वहां पर क्या नहीं होता है? रो का मान 0 होता है। और अतः आवेश घनत्व नहीं होने पर मुक्त धारा घनत्व भी क्या होता है? यहाँ पर नहीं होती है। मुक्त धारा घनत्व मतलब JF, जे का मतलब मुक्त धारा घनत्व है, मुक्त, जे का मतलब धारा घनत्व, एफ का मतलब मुक्त। तो यहाँ पर इसका मान भी क्या होगा? 0 होगा। मतलब मुक्त आकाश के लिए बात करें तो रो का मान 0 और जे एफ का मान 0। ये दोनों टर्म देखो यहाँ पर लिखी हुई है, रो बराबर 0 रखना है और जे एफ बराबर आपको 0 रखना है। तो आप समीकरण नंबर 1 से देखो, समीकरण नंबर 1 से देखो, यहाँ पर आप क्या रखोगे? रो बराबर 0 रखोगे तो ये समीकरण डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप समीकरण नंबर 4 को देखना। समीकरण नंबर 4 में यहाँ पर जे एफ के स्थान पर आप क्या रख दो? 0 रख दो। तो समीकरण म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी टी ई आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगी मुक्त आकाश के लिए मैक्सवेल समीकरण। देखो, ये पास आ गई आपके पास। यहाँ पर देखो, समीकरण ये मैक्सवेल की प्रथम समीकरण थी और ये मैक्सवेल की 4 समीकरण। 2 समीकरण में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। अब देखो, मैक्सवेल ने अपने समीकरणों के आधार पर ऐसी तरंगों की खोज की जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्रों से क्या होती है? संबंधित होती हैं। और मैक्सवेल की इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे बताई गई है। अब आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट हेडिंग है समदैशिक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगे। सम यानी समादेशी का मतलब सभी दिशाओं में। देखो, सम यानी समान, सम यानी समान और देशी का मतलब होता है सभी दिशाओं में। सभी दिशा मतलब सभी दिशाओं में, मतलब आपके पास ऐसा माध्यम है, मतलब आपके पास ऐसा माध्यम है जिसमें सभी दिशाओं में क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र के क्या होते हैं? गुण समान होते हैं। मतलब ऐसा माध्यम जिसमें चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र के सभी गुण क्या होते हैं? सभी दिशाओं में समान होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? समदैशिक माध्यम में कहते हैं। तो समदैशिक माध्यम का मतलब क्या? ध्यान से था, वह माध्यम जिसमें सभी दिशाओं में विद्युत व चुंबकीय गुण क्या हो? समान हो, समदैशिक माध्यम में कहलाता है। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, मुक्त आकाश के लिए आवेश घनत्व तथा मुक्त धारा घनत्व 0 होता है। ये आप ऊपर पढ़ चुके हो। मुक्त आकाश की बात करेंगे तो यहाँ पर आवेश घनत्व मतलब रो बराबर 0 और जे एफ बराबर क्या होगा? यहाँ पर 0। जे एफ क्या है? यहाँ पर जे एफ है मुक्त धारा घनत्व। क्या है? मुक्त धारा घनत्व, मुक्त धारा घनत्व। जे एफ यहाँ पर क्या है? मुक्त धारा घनत्व है। तो मैक्सवेल का प्रथम समीकरण यहाँ पर आप क्या पुट कर दो? रो के स्थान पर 0 पुट कर दो तो आपके पास मैक्सवेल का प्रथम समीकरण आ जाएगा। यहाँ पर ये मैक्सवेल का प्रथम समीकरण मुक्त आकाश के लिए, और मैक्सवेल के द्वितीय समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और मैक्सवेल के तृतीय समीकरण में भी यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैक्सवेल के चतुर्थ समीकरण में यहाँ पर परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर जे एफ के स्थान पर क्या आ जाएगा? 0 मान पुट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 पुट हो जाएगा। तो आपके पास देखो, जे एफ के स्थान पर आपको क्या रखना है? 0 रखना है। तो आपके पास समीकरण नंबर क्या दे देना? इसको 1 दे देना। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समीकरण नंबर 1 तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब समीकरण 1 का मैं क्या ले रहा हूं? कर ले रहा हूं,
मतलब दोनों तरफ आपको क्या लेना है, कर्ल लेना है। कर्ल का मतलब डेल वेक्टर क्रॉस लेना है, इसका ये होता है कर्ल। कर्ल का मतलब होता है डेल वेक्टर क्रॉस। तो दोनों तरफ आप लोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोष्टक लग जाएगा और डेल वेक्टर क्रॉस यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा, देखो इस प्रकार से। अब देखो ये क्रॉस है, ध्यान से देखना, इस ये तो म्यू नॉट है, ये एप्सिलॉन, दोनों ये दोनों चीज़ क्या है, कांस्टेंट है, दोनों चीज़ कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो डेल जो क्रॉस है वो किसके साथ जाएगा, डेल क्रॉस मतलब कल किसके साथ जाएगा, डी ई वेक्टर अपॉन डी टी के साथ जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है, यहाँ पर देखो एक सूत्र बन रहा है, वो ध्यान से देखना, ए वेक्टर क्रॉस कोष्टक बी वेक्टर क्रॉस बराबर सी वेक्टर क्या होता है, ये बी वेक्टर कोष्टक ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कोष्टक डॉट सी वेक्टर। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ए वेक्टर के स्थान पर आप क्या लिख लो, डेल वेक्टर लिख लो, और बी वेक्टर के स्थान पर आप क्या लिख लो, डेल वेक्टर लिख लो, और सी वेक्टर के स्थान पर आप क्या लिख लो, बी वेक्टर लिख लो। तो यहाँ पर ए वेक्टर के स्थान पर आपको क्या लिखना है, डेल वेक्टर लिखना है, और बी वेक्टर के स्थान पर आपको क्या लिखना है, डेल वेक्टर लिखना है, और सी वेक्टर के स्थान पर आपको क्या लिखना है, बी वेक्टर लिखना है। तो आपके पास देखो ये समीकरण आ जाएगी, आपके पास ये समीकरण आ जाएगी। अब देखो, अब यहाँ पर डॉट आ रहा है, मतलब डेल वेक्टर के साथ क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है, तो विद्युत ये डॉट आ रहा है, इसका मतलब डॉट का मतलब क्या है, डाइवर्जेंस है। और आप सभी जानते हो चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस कितना होता है, 0 होता है, ये आप सभी जानते हो, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है, एक परिनाली का क्षेत्र होती है। तो यहाँ पर जो ये डाइवर्जेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये 0 मान है। क्यों है, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है, परिनाली का क्षेत्र है, इस कारण इसका जो डाइवर्जेंस है वो कितना आएगा, 0 आएगा। देखो यहाँ पर क्रॉस का तो मतलब है कर्ल, और डॉट का मतलब है यहाँ पर डाइवर्जेंस। तो यहाँ पर डॉट हो रहा है, मतलब डेल वेक्टर और डॉट बी वेक्टर हो रहा है। ये सब मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण है, ये ध्यान में रखना। मैक्सवेल का क्या द्वितीय समीकरण है, तो यहाँ पर मान कैसा आएगा, 0 आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखो माइनस डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर हो जाएगा, और ये वेक्टर आ जाएगा। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसके स्थान पर मैं क्या मान पुट कर दूँ, ये मान पुट कर दूँ, क्या मान पुट कर दूँ, ये मान पुट कर दूँ। तो समीकरण आपको 2 में नजर आ रहा है, यहाँ पर मैं क्या मान पुट कर सकता हूँ सर, यहाँ पर आप माइनस डेल स्क्वायर बी वेक्टर मान पुट कर सकते हो। बोलो, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो यहाँ तक समीकरण 2 व समीकरण 3 से आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो समीकरण थी वो इस प्रकार से थी, देखो डेल वेक्टर क्रॉस डी अपॉन डी टी ई वेक्टर थी। तो मैं क्या करूँ, जो यहाँ पर डेल वेक्टर है वो किसके साथ आएगा, सदिश के साथ आता है, हमेशा वेक्टर के साथ आता है। तो वेक्टर हमेशा वेक्टर के साथ आएगा, तो क्रॉस किसके साथ जाएगा, वेक्टर के साथ जाएगा, तो डेल अपॉन डेल टी आ जाएगा। तो इसका मान आपके पास है, इसका मान आपको कहाँ मिलेगा, मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण है। यहाँ पर देखो ये आपको नजर आ रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको एक टर्म लिखी हुई है, इस टर्म को मैं एक बार पुनः आपको लिख के दे देता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगी। देखो माइनस डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल वेक्टर क्रॉस डी अपॉन डी टी ई वेक्टर। अब देखो, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पर जो डेल वेक्टर है वो किसके साथ जाएगा, ई वेक्टर के साथ जाएगा। हमेशा डेल वेक्टर किसके साथ जाता है, सदिश के साथ। यहाँ पर ये सदिश है, ये सदिश के साथ ही क्या होगा, क्रॉस होगा। यहाँ पर ई वेक्टर क्या है, सदिश है, तो सदिश के साथ क्या होगा, क्रॉस होगा। तो यहाँ पर इसका मान आपको कहाँ मिलेगा, मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण में मिलेगा। इसका मान आप कहाँ पर मिलेगा, मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण। तो यहाँ पर इसका मान आप यहाँ पर पुट कर दो, ये मैक्सवेल का क्या है, द्वितीय समीकरण है। तो यहाँ पर आप ये पुट कर दो, तो यहाँ पर आपको ये पुट करोगे तो आपके पास देखो यहाँ पर माइनस चिन्ह क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, माइनस चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, डी स्क्वायर अपॉन डी टी बी वेक्टर लिख सकते हो।
यहाँ तक आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आपको समीकरण नंबर ए तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो समीकरण आपको ए मिली है, इस समीकरण ए तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो बी वेक्टर के स्थान पर मैं क्या लिख दूँ, बी वेक्टर के स्थान पर आप क्या लिख दो, जो बी वेक्टर है उसके स्थान पर आप क्या लिख दो, ई वेक्टर लिख दो। क्या लिख दो? ई वेक्टर लिख दो। बी स्थान के यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हो, किसकी बात? विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हो, जहाँ पर बी वेक्टर है वहाँ पर क्या लिख दो? ई वेक्टर लिख दो। देखो यहाँ पर बी वेक्टर है, कहाँ पर? एक तो देखो यहाँ पर बी वेक्टर है और एक यहाँ पर भी, इन दोनों के स्थान पर आप ए वेक्टर लिख दो। तो यहाँ पर देखो समीकरण ए और समीकरण बी आ जाएगी। देखो समीकरण ए और समीकरण बी द्वितीय कोटि की क्या है? रैखिक अवकल समीकरण है। क्या है? रैखिक अवकल समीकरण है, जिसका हल क्या होता है? निम्न होता है, जो आप मैकेनिक्स में पढ़ चुके हो। कहाँ पर पढ़ा है आपने? मैकेनिक्स चैप्टर आपने सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ा है। कहाँ पर पढ़ा है? फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा है कि जो द्वितीय कोटि का अवकल रैखिक अवकल समीकरण होता है उसका हल निम्न होता है। ये आपने पढ़ चुका है। तो बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर, और ए वेक्टर क्या हो जाएगा? ए नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ये समीकरण सी आ जाएगी और ये समीकरण डी आ जाएगी। यहाँ पर के वेक्टर क्या है? संसरण नियतांक सदिश है। क्या है? संसरण नियतांक सदिश है। और आर वेक्टर यहाँ पर क्या है? स्थिति सदिश है, मतलब कण का स्थिति सदिश है। इसको इस प्रकार से स्थिति सदिश है। यहां तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो इस चैप्टर में मैक्सवेल के चारों समीकरण आपको आनी चाहिए। इस चैप्टर में आपको क्या आनी चाहिए? मैक्सवेल के चारों समीकरण आपको याद होनी चाहिए, तभी आपका ये जो सेकंड पार्ट आपको समझ में आएगा, अन्यथा ये पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। और ये जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये हम करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले। आपको यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए, उनको आप तैयार करो। फिर हम चलेंगे यूनिट नंबर थर्ड और यूनिट नंबर 4 के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।